ये आपने क्या किया? मेरे क्लाइंट पे हाथ उठाया आपने? So he's dead? क्या? कानून की जुर्म पे हुई आज एक और शानदार जीत। खतरनाक मुजरिम बाला सिंजू, जिसे बच्चों की तस्करी के लिए देश के हर राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी, वो आखिरकार सीआईडी के हाथों पकड़ा गया। अब सीआईडी की टीम बाला से पूछताछ करेगी और बाला के इंटरोगेशन का वीडियो बना के उसे सबूत के तौर पर अदालत में पेश करेगी, ताकि बाला को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। एक कप चाय ही मिलेगी? वो बच्चे कहाँ जिन्हें तूने बेचा है? मैंने किसी बच्चे को नहीं बेचा। बच्चे देश में है या विदेश में? मेरी चाय कहाँ है एसीपी साहब? देश में या विदेश में? बाला, उन बच्चों को सही सलामत उनके माँ बाप तक पहुंचाने की कसम खाई है हमने। अगर उनको कुछ हुआ ना, तो तेरे साथ वो करेंगे जो तू सपने में भी सोच नहीं सकता। एसीपी साहब, आप मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ? शुक्र मना हम लोग हैं तो सिर्फ बात कर रहे हैं। अगर दया होता ना तो क्या कर लेता वो? ज्यादा से ज्यादा मेरे लिए चाय बना के लाता वो। करनी जगह। अरे मैडम जी, आप ही मेरे लिए चाय बना के ले। वैसे भी औरतों का काम रसोई घर में होता है, ये सीआईडी में कहाँ कर रहे हो आप? तेरी तो और अगर मुझे मैडम जी के हाथ की चाय अच्छी लगी, हाँ, तो मैं इनसे शादी करने के बारे में भी सोच सकता हूँ। वकील साहब, ये हद से ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है बे? हाँ? तेरा इस मैडम के साथ कोई चक्कर वक्कर है क्या? ये आपने क्या किया? मेरे क्लाइंट पे हाथ उठाया आपने? So he's dead? क्या? गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू सवाल जवाब। मैं आपका होस्ट अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय या डिबेट है कि क्या हमारे देश में कानून के रखवाले कानून से बड़े हैं? आप सब लोग ने हाल ही में इस केस के बारे में सुना होगा, जहां सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर अभिजीत पर बाला नामक एक क्रिमिनल की मौत का इल्जाम लगाया गया। इसलिए आज हमारे साथ मौजूद है खुद सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत फ्रॉम द सीआईडी ब्यूरो, उनके साथ ही एसीपी प्रद्युमन जी, वेलकम सर, और सीनियर इंस्पेक्टर दया सीआईडी ब्यूरो से। हमारे पैनलिस्ट हैं एक्स आर्मी ऑफिसर मिस्टर रणवीर, एक्स आईबी ऑफिसर संजीत जी और एक्स जज मिस मंदिरा, और साथ ही हैं क्राइम के सीनियर एडिटर मदन कुमार जी, और साथ में मौजूद हैं और सीनियर जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। तो मैं शुरू करना चाहूंगा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से। कहिए, इस केस के बारे में आपका क्या कहना है?
इनके जैसे ऑफिसर्स की वजह से ही कानून का नाम खराब हो रहा है इस देश में। बिल्कुल ठीक। हाथ में गन या ताकत क्या आ जाती है, इन्हें लगता है कि अपने मनमर्जी करेंगे और मानव अधिकार की धज्जियां उड़ा देते हैं इन जैसे कानून के रखवाले। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि इन पुलिस वालों से गन ही वापस ले लेनी चाहिए। गन चलाने की नैतिकता क्या होती है इन लोगों को समझ में नहीं आती। जी मैं तो ये कहूंगा कि ये लोग सिर्फ राई का पहाड़ बना रहे हैं। बाला सीआईडी वालों के साथ बदतमीजी कर रहा था। अब ऐसे में अगर हाथ उठ भी गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अभिजीत पर खूनी बनने का ठप्पा ही लगा दें आप लोग। और किसी मुजरिम से होता गलती से एक खून तो क्या आप उसे छोड़ देते हैं या फिर कोई आम इंसान से? नहीं ना। तो फिर जो नियम आम इंसान पे लागू होता है वो इन सीआईडी वाले पे क्यों ना हो? मिस मंदिर, आप कब से चुप बैठी हैं? इस विषय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जी मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि जिस सीआईडी टीम की बहादुरी की मिसालें लोग देते हैं उनको आज यहाँ अपमान करना ठीक है क्या? देखिए, मेरे हिसाब से इस बहस का कोई अंत नहीं कि अभिजीत सही है या गलत। ये सब अपने अपने नजरिए पे डिपेंड करता है। अब मैं बात करना चाहूंगा एसीपी प्रद्युमन जी से, जिनका लंबा करियर जो देश के प्रति जिम्मेदारी और फर्ज से भरा हुआ है। इस केस में आप किसका साथ देंगे? सीआईडी के अभिजीत जी का या फिर कानून का? देखिए, आज तक मैं हमेशा कानून का साथ देता आया और आगे साथ देता रहूंगा। इंसाफ होके रहेगा और मैं ये कहने का किसी को भी मौका नहीं दूंगा कि कानून हम सीआईडी वालों के लिए अलग है और आम लोगों के लिए अलग। जब तक इंक्वायरी कमीशन का डिसीजन नहीं आता तब तक सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी की ड्यूटी से सस्पेंड रहेंगे। एक मिनट सर। तो मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी आपके मुंह से जो कुछ सुना बहुत तकलीफ हो रही है सर। जो कुछ हुआ आपके सामने हुआ, आप वहीं पे मौजूद थे। अपने दिल पे हाथ रख के कहिए सर कि मैंने जानबूझ के उस आदमी को मारा है। और अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं बिना किसी अदालत के फैसले के खुद फांसी के फंदे के सामने जाके खड़ा हो जाऊंगा। अभिजीत, रिलैक्स। नहीं यार दया, बस। अच्छा मजाक बना रखा है। हर कुछ महीनों में कुछ लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं और सर हमारा साथ देने के बजाय हमें सस्पेंड कर देते हैं। और आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मानव अधिकार की। क्या कह रहे थे आप? हमारे हाथों से गन ले लेनी चाहिए। अगर आज आप लोग अपने घरों में सुरक्षित तरीके से होली दिवाली मना रहे हैं वो इसलिए कि हमारे हाथों में गन्स है। हम लोग रात भर जागते हैं ताकि आप लोग चैन की नींद सो सकें। जब मुजरिम यहां सर पे बंदूक तानता है, छाती पे गोली चलाने वाला होता है और तब आपको यह याद दिलाया जाता है कि आपको पलट के मुजरिम पे वार नहीं करना है, सिर्फ टांग पे गोली चलानी है, उस दिन मैं आपसे ह्यूमन राइट्स और मानव अधिकार की स्पेलिंग पूछूंगा। उस दिन। आज मैं दुनिया वालों के सामने खुल के बोलना चाहता हूं, बाला जैसे आदमी को जिंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं। वैसे भी अदालत उसे फांसी की सजा देती ना। कुछ दिन पहले मर गया तो कौन सा तूफान आ गया। और इतने साल अगर सीआईडी में मेरे हाथ बंधे नहीं होते तो इन जैसे लोगों का इंसाफ मैं कब का कर चुका होता है। और वैसे भी ऐसे कानून का क्या फायदा है जो मुजरिमों को सजा नहीं दे सकता। और वो कानून मुझे क्या सस्पेंड करेगा, मैं खुद सस्पेंड करता हूं ऐसे कानून को।
दिल में जज्बा और जेब में इस्तीफा लेके हमेशा घूमता हूं मैं। अरे यार हम लोग तो दोस्त हैं यार, दोस्त। अरे मेरे दोस्त, क्या चाहिए आपको आज? अरे कुछ मेरे दोस्त के लिए लेके आओ यार। आप और हम एक चल चल। अभिजीत, क्या हो क्या तुम्हें? अरे कौन सी जगह पे बैठे? और किस तरह के लोग हैं साथ में? चलो उठो उठो, चलो घर चलो। कहाँ चले? सीआईडी ब्यूरो ही तो मेरा घर था और मुझे वहां जाने की परमिशन नहीं। सर सब ठीक हो जाएगा सर, आप यहाँ से चलिए। सब ठीक हो जाएगा। इससे ज्यादा और क्या ठीक होगा? और अब मैं सीआईडी ऑफिसर नहीं हूं। कोई भी ह्यूमन राइट्स वाला, कोई भी इंक्वायरी कमीशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सारे मुजरिमों को एक एक करके मार डालूंगा मैं, और तुम लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। और ना वो तुम्हारा एसीपी प्रद्युमन। जाओ उसके पास जाओ तुम लोग, मुझे तुम लोगों की शक्ल नहीं देखनी। जाओ। अभिजीत, तुम होश में भी हो? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? अरे छोड़ो यार, ये दोस्ती दिखानी थी ना तो उस दिन दिखानी चाहिए। आज ये अपनेपन का ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोला तुमने? ढोंग? तुम्हें ये ढोंग लग रहा है? और क्या? सही है, एकदम सही है। सर जाओ जाओ, तुम भी निकलो। कौन है यहाँ? ये आंखों में पट्टी क्यों बांध रखी है? बोलो मुझे, कहां लेके आ गए? कौन हो तुम लोग? खोलो मुझे। कौन हो तुम लोग? पट्टी खोलो। जानते हो किसे किडनैप किया तुमने? एक सीआईडी अभिजीत, अब तुम एक सीआईडी ऑफिसर नहीं रहे। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी की ड्यूटी से सस्पेंड रहेंगे। डरो मत, तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं। हमें अपना दोस्त समझो। दोस्त? आखिर हो कौन तुम लोग? सब पता चल जाएगा अभिजीत कि हम कौन हैं और तुमसे चाहते क्या हैं। वहां अंधेरे में छुप के क्यों खड़े हो? हिम्मत है तो सामने आओ। हम अंधेरे में इसलिए हैं क्योंकि ये देश और समाज रोशनी में हमें हमारा काम करने नहीं देता। क्या मतलब? हम भी तुम्हारी तरह कानून के रखवाले हैं, लेकिन तुम कानून के दायरे में रह के काम करते हो और हम उसके बाहर। हम सीधा मुजरिमों का इंसाफ करते हैं, न कोर्ट न कचहरी न इंक्वायरी कमीशन, सीधे सजाए मौत। एक मिनट, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। पहचानते हो इसे? ये तो मालविका है, कहने को सोशलाइट, लेकिन कई आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई है ये। गुड, नेक्स्ट। रंगन बंगा रियल एस्टेट का बिजनेस दिखाने के लिए और उसकी आड़ में ड्रग्स का लेन देन।
विलियम? ये तो विलियम है। 7 मर्डर का इल्जाम है इसके ऊपर। दैट्स राइट। मगर मुझे क्यों दिखा रहे हो इनकी तस्वीरें? मुझसे क्या चाहते हो? बताते हैं। पहले तुम जरा ये बताओ कि अगर तुम्हें ये पता चले कि इन मुजरिमों को कानून कभी सजा दे नहीं सकता, तब तुम क्या करोगे? अगर इनको कभी सजा नहीं मिल पाई तो मैं खुद मार दूंगा इनको। वैसे भी किसी भी मुजरिम को इस धरती पे सांस लेने का हक नहीं है। सबको कुचल के मार देना चाहिए, सबको। वेरी गुड। तुम्हारे अंदर हम यही जोश और जुनून देखना चाहते थे। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं अभिजीत। अगर बाला गलती से मारा भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? था तो वो एक मुजरिम ही ना। अब तुम ही बताओ अभिजीत, इतने सालों की ड्यूटी का ये जो सिला मिला है तुम्हें, क्या ये ठीक है? इनके जैसे ऑफिसर्स की वजह से ही कानून का नाम खराब हो रहा है इस देश में। और मानव अधिकार की धज्जियां उड़ा देते हैं इन जैसे कानून के रखवाले। हाथ में गन या ताकत क्या आ जाती है? इन्हें लगता है कि अपनी मनमर्जी करेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। सिर्फ मैं ही जानता हूं इस अपमान का घूंट पीने से क्या बीत रही है मुझ पे। किस आग में चल रहा हूं मैं। हम समझते हैं अभिजीत, इसलिए तो तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। हमारे गैंग का काम है उन मुजरिमों का सफाया करना जिन्हें अदालत ने खुला छोड़ रखा है। बनोगे हमारे गैंग का हिस्सा? सोच क्या रहे हो अभिजीत? हमारा साथ दोगे या फिर उस सिस्टम का जिसने अनजाने में हुए एक हादसे के लिए तुम्हें सजा दी? मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, पर जब लड़ाई जुर्म और मुजरिमों के खिलाफ है तो अभिजीत का जवाब हमेशा हाँ है। और इससे पहले तुम्हें अपनी वफादारी की परीक्षा देनी होगी। वफादारी की परीक्षा? कौन है आदमी? छगन आज तक 5 औरतों को मार चुका है ये, और अदालत ने इसे दिमागी रूप में बीमार करार देकर रिहा कर दिया। लो रिवॉल्वर और चलाओ गोली। हमारे फ़ोन का इंतज़ार कीजिएगा। और हाँ, जो आपको तकलीफ हुई ना, उसके लिए सॉरी। और एक बात ध्यान में रखिएगा, फ़ोन हमेशा अपने साथ रखिएगा। अगर बाथरूम जाना है तो भी।
मैं आ गया। हमारा अंदाजा सही निकला। मतलब जो कहानी हमने फैलाई थी वो मान लिया उन लोगों ने, और चारा ही क्या था। जिस जाल में वो लोग फंसे हैं उसे हमने 1 महीने पहले ही फेंका था। सर, इतने खतरनाक मुजरिमों का एक के बाद एक कैसे खून हो जाना, ये संयोग नहीं हो सकता सर। सर, इन सब मुजरिमों का ये नया दुश्मन कहां से आ गया? आ गया या आ गए? इन पांचों का कोई एक ही दुश्मन होना जरा मुश्किल लगता है। पर सर, अलग अलग दुश्मन है तो फिर सबने एक साथ हमला कैसे किया? पूरे लोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गैंग एक ही है, मकसद भी एक ही, बुरे लोगों का खात्मा करना। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर अलग अलग शहरों पे अलग अलग टाइम पे खून करना, इतनी लंबी प्लानिंग किसी एक आदमी के बस की बात तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अभिजीत। लगता है कुछ मिल गया तुझे, हैं? हाँ बस। क्या? बस इसमें कोई एक खूनी नहीं है, क्योंकि अधिकतर हर एक खूनी का खून करने का अपना एक खास पसंदीदा तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। ये देखो, इसे गोली मारी गई है। गोली बहुत दूर से मारी गई है, लेकिन गोली सीधी जाकर के दिल में लगी है, 1 इंच भी इधर उधर नहीं। दूसरा, इसे मार्शल आर्ट के किसी एक खास मूव से मारा गया है, बहुत ही खतरनाक, एक झटके में चित। और ये तीसरा मर्डर? ये तीसरा, इसे जहर से मारा गया है। एक खास नुकीली चीज से जहर इंजेक्ट किया गया है सीधा आर्टरी में, जहर तुरंत खून में मिल गया और ये खत्म। तो तीसरा मर्डर भी किसी एक्सपर्ट ने किया है सर? हाँ, ये पहला शार्प शूटर, दूसरा मार्शियल एक्सपर्ट, और तीसरा खास तरीके से जहर का इंजेक्शन देने वाला। ये जो भी है, इन्होंने अलग अलग तरीके से जान लेने की ट्रेनिंग पाई है, जैसे कोई स्पेशल एजेंट। और शायद इस गैंग में इस तरह की सोच रखने वाले और भी लोग शामिल होंगे जो समाज से मुजरिमों को मिटाना चाहते हैं। सर, अगर ये लोग इतने एक्सपर्ट हैं तो ना ही कोई सुराग छोड़ेंगे, ना ही कोई पहचान। इन तक पहुंचेंगे कैसे? लोहा लोहे को काटता है पूर्वी। इन लोगों के गैंग तक पहुंचने का एक तरीका है, बाला की मौत का नाटक। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था सर। फिर उन्होंने मुझे एक आदमी के ऊपर गन तान के ट्रिगर दबाने को कहा। और तुमने ट्रिगर दबा दिया? यस सर। तुमने ट्रिगर दबा दिया? यस सर। क्या मतलब है ये सब? हाँ? कहा था ना हमने, तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी ये देखने के लिए कि तुम इस काम को अंजाम दे सकते हो या नहीं। मुझे किससे मारना है? एक ऐसा इंसान जो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, देश के उत्तरी राज्यों में ड्रग्स का धंधा करता है, और न जाने इसकी वजह से कितने नौजवान अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। उसका नाम? अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझता है, लेकिन ड्रग डीलिंग ही उसका असली काम है। एक बार वो शहर में वापस आ जाए, बस उसके बाद उसका काम तमाम। नाम में क्या रखा है? गोली मारने के ठीक 1 घंटा पहले तुम्हें बता दिया जाएगा कि कब और कहां गोली चलानी है। ट्रिगर कैसे दबा दिया? उसे कुछ हो जाता तो, मारा जाता तो? नहीं दया, कुछ नहीं होता। वो गन के वजन से मैंने अंदाजा लगा दिया था, अंदर कुछ गोलियां वोलियां थी नहीं। अभिजीत, अब उनके रंग में इस कदर रंग जाओ कि रत्ती भर तक शक ना करे वो लोग। यही एक तरीका है उन तक पहुंचने का। लेकिन इसके पहले वो कुछ बड़ा अंजाम करें। अगर हम उनके अड्डे तक पहुंच जाएं और उन्हें वहां गिरफ्तार कर लें तो? अगर उनके अड्डे तक पहुंचेंगे कैसे? तुम्हारे आंखों पर तो पट्टी बांध रखी थी। पट्टी बंधी थी दया, लेकिन उनके अड्डे से घर पहुंचने तक मैंने रास्ते को अच्छी तरीके से महसूस किया है, और जो कुछ मुझे लगा मैंने इस पेन ड्राइव पर रिकॉर्ड किया है। ये मेरे कपड़े हैं, जूते हैं, इनसे भी शायद कुछ मदद मिले उनके अड्डे तक पहुंचने के लिए। सर, जो भी करना है जल्दी करना होगा। कभी भी मुझे वो फोन आ सकता है ड्रग डीलर को मारने के लिए।
मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई काम करूं जिसकी इजाजत मुझे देश का कानून नहीं देता। जब तक कानून नहीं कहे हम किसी की जान नहीं ले सकते, फिर वो चाहे मुजरिम ही क्यों ना हो। ध्यान से सुनना, कुल मिला के 1.5 घंटे लगे थे मुझे उनके अड्डे से अपने घर आने में। कार की स्पीड 60 के ऊपर नहीं गई होगी। 15 मिनट गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थी। 10:15 उस वक्त मुझे किसी की अर्थी जाती हुई सुनाई थी। और हाँ, जब हम अड्डे से निकले थे तो वहाँ कहीं मंदिर में आरती हो रही थी लाउड स्पीकर पे। और कुल मिला के 6 ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रुकी थी और कुछ 5 फ्लाईओवर्स थे और हर फ्लाईओवर को क्रॉस करने में करीब 40 से 45 सेकंड लगते। रेलवे स्टेशन और एक फ्लाईओवर के नीचे रेलवे स्टेशन था जहाँ पे ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही थी। सर आप अंदर। सर ये देखिए, अनिकेत कुमार सर, सीबीआई ने अभी थोड़े दिन पहले इससे बातचीत भी की थी। सर देश के कई जगहों पर ये ड्रग्स का धंधा करता है। अभी कहाँ है? सर वो फ्रेडी सर देख रहे हैं। सर ये पैडी है, धान। ओह ये पैडी है, वो जो तुम अभिजीत की कमीज पर से लेके आई थी वो रेशा, वो एक गनी बैग का रेशा, किसी बोरी का। मतलब पैडी और बोरा, इसका मतलब ये कोई गोदाम है। गोदाम को अपना अड्डा बना रखा है उन लोगों ने। कोई ऐसा गोदाम जहां पर अनाज रखा जाता है या फिर कोई ग्रेन मिल। सर ये रूट लिया उन लोगों ने। ये रूट ठीक वैसा जैसे अभिजीत सर ने बताया था, विरार की तरफ जाता है ये। गुरजापुर में। हाँ डॉक्टर साहब, क्या अभिजीत को अनाज के गोदाम में रखा गया था? अनिकेत आज सुबह ही ग्रीस से वापस लौटा है, अभी तक ऑफिस नहीं आया। अच्छा, अब गैंग वालों का फोन आएगा अभिजीत को, आएगा फोन। हेलो, आपके लिए एक खुशखबरी है अभिजीत सर। जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो आ गई है। आज आपके शुभ हाथों से एक मुजरिम को सजा मिलेगी। ठीक 1.5 घंटे के बाद एक काले रंग की गाड़ी आएगी आपके पास और बता देगी कि आपको किस पे और कहां गोली चलानी है। मगर राइफल कौन सी है? क्या फर्क पड़ता है राइफल कौन सी है? आपको तो सीआईडी ट्रेनिंग में हर किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है ना। मैंने ट्रेनिंग तो मुझे सारे हथियारों की है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है गोली मारने का। तो अगर मुझे पता हो हथियार कौन सा है तो थोड़ी आसानी होगी। RS 451। ओके, RS 451। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी जान को खतरा है? फिर तो मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, घर के अंदर ही छुप के बैठूंगा मैं। सारी मीटिंग्स कैंसिल। अनिकेत, घर में छुप कर बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। उन लोगों ने ठान लिया है तुम्हें मारने का और वो मार कर ही रहेंगे तुम्हें। तो आप कुछ कीजिए ना, आप लोग सीआईडी वाले हैं, बचा लीजिए मुझे। बचा लेंगे हम तुम्हें, सिर्फ इस बार गोली हमारा ऑफिसर तुम पर चलाएगा। तुम्हारे इन कपड़ों के अंदर एक बुलेट प्रूफ जैकेट होगा और कुछ खून के पैकेट्स। अगर निशाना इधर उधर चला गया तो, अगर गोली सर पर लग गई तो? कुछ नहीं होगा, क्योंकि गोली भी नकली होगी। और हाँ, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, मगर पहले हम तुम्हारे जरिए उस मास्टरमाइंड को पकड़ेंगे। अब बताओ, मीटिंग के लिए कहाँ जाने वाले थे तुम? अगली मीटिंग 1 घंटे में है। एक मॉल के बाहर एक प्रोडक्ट लॉन्च है। मॉल के बाहर? हेलो, मुझे लगता है मिशन कैंसिल करना पड़ेगा। मगर क्यों? बाला जिंदा है।
बहुत बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ में। अभिजीत के हाथों किसी का खून हुआ ही नहीं है। प्लान कैंसिल नहीं करेंगे आप। सीआईडी और अभिजीत को इस धोखे की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ पे वो आदमी आने वाला है। पर वो आदमी आया कौन? सबर रख, पता चल जाएगा। चल तुझे वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से तुझे गोली चलानी है उस पर। गोडाउन तो एकदम खाली है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। हाँ सर, ये वो गोदाम तो नहीं लग रहा है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ओ भाई साहब, कौन है आप लोग? क्या चाहिए? तुम यहाँ पे काम करते हो? ये गोडाउन को इस्तेमाल कर रहा था क्या? नहीं तो पिछले 2 साल से बंद पड़ा हुआ है और ये गोदाम हमारे बॉस को बेचना है। अब क्या खरीदने आए? अगर ये वो गोडाउन नहीं है तो फिर कौन सा गोडाउन है? अभिजीत, तेरी कामयाबी के लिए अनिकेत की टिकट कट चुकी है। अब बैठो गाड़ी में, मिलकर बधाई दूंगा तुम्हें। ठीक है, आ रहा हूं मैं। पंकज, पूरा छोड़ना नहीं। ओह नो सर। क्या हुआ? सर मुझसे एक गलती हो गई। वो तिलक नगर वाला गोदाम मिस हो गया। सर ये देखिए, सर वहाँ पर भी मंदिर है, स्मशान है, फ्लाईओवर है और रेलवे ट्रैक है। कहीं ये वही गोडाउन तो नहीं है? कितनी दूर है यहाँ से? सर ट्रैफिक है तो 40-45 मिनट लगेगा। सर मुझे को पता था हमारे प्लान का। अभिजीत सर नकली गोली चलाने वाले थे। अभिजीत की जान को खतरा है। दया को फोन करना होगा। दया,
देखो अनिकेत पर किसने गोली चलाई है, असली गोली। हाँ, अभिजीत की जान को खतरा है। उनके अड्डे का पता चल गया? नहीं सर, ढूंढ रहा हूँ। जल्दी जल्दी दया, टाइम नहीं है हमारे पास। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, वेल डन। अनिकेत के मौत की खबर हर न्यूज चैनल पर छा गई और अब तुमने हमारा विश्वास जीत लिया है। इसलिए अब हम अंधेरे से रोशनी में आकर तुमसे अपनी पहचान करवाएंगे। ये मंदिर है। हमारे पैनलिस्ट हैं एक्स आईबी ऑफिसर संजीत जी, एक्स जज मिस मंदिरा, एक्स आर्मी ऑफिसर मिस्टर रणवीर। ओह, तो आप लोग हैं? हाँ, हम। क्यों? हैरानी हुई हमें देखकर? भूल गए उस दिन जब सिर्फ मैंने तुम्हारा समर्थन किया था? ये रेलवे स्टेशन। अभिजीत, हम सबका मकसद एक है, जुर्म का सफाया। मगर आपके ये चौथे साथी, इनको क्या हुआ है? ये सामने क्यों नहीं आ रहे? मैं सामने आऊंगा भी नहीं, क्योंकि तुम एक धोखेबाज हो। बाला जिंदा है? हाँ, ये जिंदा है, क्योंकि ये सब सीआईडी की सोची समझी चाल थी हमें फंसाने के लिए। और ये स्मशान भूमि। और अनिकेत? वो भी जिंदा होगा। जरूर इस अभिजीत ने उसे नकली गोली मारी होगी। अभिजीत, इस धोखे की सजा सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत। तुम और बाला दोनों मरोगे, दोनों। और तुझे हम नहीं मारेंगे, ये मारेगा। मैं क्यों? क्योंकि एक ईमानदार और बहादुर ऑफिसर को मारना हमारे ईमान के खिलाफ है। चल, तू मार, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। वो तो आप वैसे भी मार दोगे। नहीं, हम तुम्हें एक और मौका देंगे। चलाओ गोली। ले वाला, पिस्तौल ले। ले। कोई नहीं भागेगा। चल। मैं आपका होस्ट अभय कुमार। हम लोगों ने जो कुछ भी किया उसका हमें बिल्कुल अफसोस नहीं। हम लोग भी देश के लिए कुछ करना चाहते थे, जैसे आप लोग करना चाहते हो। देश के लिए कुछ कर गुजरना बड़ी अच्छी बात है, पर जो रास्ता तुम लोगों ने अपनाया ना, वो गलत है, कानून के खिलाफ है। तो कानून कौन सा 100% परफेक्ट है? ये वही कानून है जिसके चलते इतने सारे मुजरिम समाज में आजाद घूम रहे हैं। उस अनिकेत को भी आपने बचा लिया ना? हाँ, अनिकेत को हमने बचा लिया, सिर्फ गोलियों से, कानून से नहीं, समझे? रही बात परफेक्शन की, तो 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, उसे बनाना पड़ता है। आप लोगों का तरीका क्या परफेक्ट है?
क्या गारंटी है इस बात की कि अपनी सनक के चलते तुम लोगों ने सिर्फ गुनहगारों को ही मारा है, किसी निर्दोष को नहीं? अब उसी अदालत के सामने जाकर अपनी शिकायत पेश करना, उस अदालत से जिससे तुम इतने परेशान हो। अब वही अदालत तुम्हारा इंसाफ भी करेगी। अब पता चलेगा तुम लोगों को कि अपने देश के कानून की मर्यादा का एहसास क्या होता है। केस बड़ा ही पेचीदा था सर। हाँ, तो मुजरिम भी तो पकड़े गए और एक केस खत्म। चलो भाई, घर नहीं जाना क्या? मगर अभी एक अपराधी को पकड़ना बाकी है। क्यों दया? हेलो सीआईडी। कौन है आप लोग? क्या चाहिए? मैं विक्रांत हूँ, क्राइम टीम से। हमें यहाँ की तलाशी लेनी है। ये सर्च वारंट है। तलाशी? हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट कीजिएगा। क्या हम जान सकते हैं कि तलाशी क्यों ली जा रही है? दमन के फांसी वाले केस में आप सबके खिलाफ कंप्लेंट है कि आप सब ने एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की थी। दया हमारे पास है, हमारी जेल में। तो अगर दया को बचाना चाहते हो तो पहले मेरे भाई को बचाना होगा, वरना ठीक 4:30 बजे ना सिर्फ मेरे भाई को फांसी होगी बल्कि सीनियर इंस्पेक्टर दया भी फांसी पर चढ़ेगा। तलाशी शुरू करो। आप सबके फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं। अब आप सब पे कड़ी नजर रखी जाएगी। और हाँ, आप सबके साथ अकेले अकेले सवाल जवाब भी किए जाएंगे। मेरी आपको पर्सनल सलाह है, जो भी बोलना बिल्कुल सच बोलना। ये सीआईडी का फ्यूचर तय करेगा। सीआईडी से हैं, कोई पानी का बुलबुला नहीं। और तुम कौन होते हो हमारा फ्यूचर तय करने वाले? हाँ? सीआईडी की बुनियाद सच की नींव पे टिकी है। झूठ बोलना हमें आता नहीं। हाँ हाँ पता है, आप सीआईडी वाले हो, पता है। लेकिन आप जो भी हो, कानून से ऊपर नहीं हो। और अब वक्त आ गया है कि आपको कानून की याद दिलाई जाए। ना पता है हमें, हम कानून से ऊपर नहीं, पर हम कानून के रखवाले हैं। कानून के रखवाले हम सीआईडी वाले हैं। और हम गर्व से कहते कि हम सीआईडी वाले हैं। और हमारे खून का एक एक कतरा सीआईडी को और इस देश को समर्पित है। हम लोगों ने आपके केस को अच्छी तरह से समझा है और आपकी सफाई भी सुनी है। ये तो साफ जाहिर है कि आपने प्रोटोकॉल तोड़ा है। इससे पहले कि हम कोई निर्णय लें, अगर आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। तो जब आप लोगों ने तय कर ही लिया कि हमने प्रोटोकॉल तोड़ा है, तो मेरा बचा ही क्या है सफाई देने के लिए? देखिए मिस्टर प्रद्युम्न, हमारी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम जो भी कह रहे हैं साक्ष्य के आधार पर कह रहे हैं। सर, हम सब पिछले 20 साल से सीआईडी में काम कर रहे हैं। पिछले 20 साल से हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। यहाँ तक कि सीआईडी के लिए हम लोगों ने अपना खून भी बहाया। देखिए, कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से हमें फौरन मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते हैं और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हमें चुप रह जाना पड़ता है। और इसके बावजूद भी हम अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं। देखिए, हम आपकी बात को समझते हैं, लेकिन नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। ये तो आप जानते हैं ना। हमेशा नियमों पर भरोसा नहीं किया जा सकता सर। हमारा काम ही कुछ ऐसा है, सिचुएशन के हिसाब से हमें उसी समय तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। और जहां तक दया के केस का सवाल है, प्रोटोकॉल तोड़ने की जरूरत थी, वजह थी सर। दया एक जांबाज सीआईडी ऑफिसर है सर। सीआईडी के लिए कुछ भी कर सकता है। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को लगता कि हमने प्रोटोकॉल तोड़ा है, डिसिप्लिन तोड़ी है, तब जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है। देखिए, हम लोग आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन नियम तो आपने तोड़े। और नियम तो फॉलो करने के लिए ही होते हैं, और आप लोग कानून से ऊंचे नहीं हैं।
इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि आप लोगों की टीम को तोड़ा नहीं जाएगा, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। लेकिन आज से आप लोगों को मॉनिटर किया जाएगा। आपके सभी केसेस को एक सुपरवाइजिंग ऑफिसर मॉनिटर करेगी, जैसे हमने नियुक्त किया है। हेलो, मेरा नाम शीतल है। आज से शीतल ही आपको मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करेंगे मतलब ये है कि आपके केसेस की जो भी एक्टिविटी होगी आज से शीतल हमें बताएंगे, और आपके केसेस की सारी जानकारी रखने का पूरा अधिकार है शीतल को। आप लोगों की टीम आगे रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी हम शीतल जी की रिपोर्ट आने के बाद ही निर्णय लेंगे। देखिए, आज तक आप लोगों ने जो चाहा वो किया, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। अब से आपको अपने हर केस में शीतल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, मेरे काम करने का तरीका कुछ अलग है और आप लोगों को मेरे तरीकों को फॉलो करना होगा। कुल मिला के आप ये कहना चाहती है कि अब से आप हमारी बॉस हैं? नहीं, आई डोंट लाइक द वर्ड बॉस। बॉस कहना उचित नहीं होगा। देखिए, मैं यहाँ पर आई हूँ आपके केसेस को स्मूथली हैंडल करने, और मैं चाहूँगी कि इसमें डिसीजन मेरा फाइनल है। देखिए, प्लीज़ नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बस ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ। इनफैक्ट मेरे पास ऑर्डर भी है, और इसमें तो साफ साफ लिखा है कि आज के बाद जो भी केस की इन्वेस्टिगेशन आप लोग करेंगे वो मेरे देखरेख में होंगी। आपको मुझे लूप में रखना होगा, और हर एक इन्वेस्टिगेशन केस की रिपोर्ट आपको मुझे देनी होगी। एंड दैट आल्सो इंक्लूड्स फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। वेल, इसमें यह भी लिखा है कि किसी भी सस्पेक्ट के साथ कोई भी फिजिकल वायलेंस करने से पहले आपको मुझे पूछना होगा। देखिए, हेलो एसीपी प्रद्युमन। अच्छा, ठीक है, हम लोग आते हैं। ओके। दो खून हुए, हमें निकलना होगा। कितने जल्दी निकलेंगे आप? फाइंड आउट नहीं करेंगे कि वो कॉल फ्रॉड है कि नहीं, सचमुच ये मर्डर्स हुए हैं कि नहीं, ऐसे निकलेंगे? शीतल जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन दरअसल बात यह है कि दो खून हुए, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना होगा। हाँ, आपको हम सब रिपोर्ट्स भेज देंगे। आपको लूप में जो रखना है, लेट्स गो। कहाँ हुआ है खून? पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब? आप लोगों ने फोन करके बोला था कि खून हुआ है यहाँ पे। दो खून हुए, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया। दो खून हुए? तो फिर खून हुए कहाँ? लाशें कहाँ हैं? पता नहीं सर, मैंने सिर्फ सुना। क्या सुना है तुमने? चीखने चिल्लाने की आवाज? नहीं, मैंने सब कुछ सुना, देखा भी है, बट मैं वहाँ थी नहीं। सर, इसने कोई बुरा सपना देखा और अब इस तरह की बातें कर रही है। नहीं मैडम, सपना नहीं है,
मैंने खून होते हुए देखा है। कब, कहाँ, कैसे ये नहीं पता क्योंकि मैं वहां थी ही नहीं। जब आप वहां पर थी नहीं तो आपने ये खून होते हुए कैसे देख लिया? इस ट्यून से। इस बीट पे बहुत बारिश हो रही है, आसपास पेड़ है और एक टूटी हुई बोट भी है। ये ड्रम्स पे कोई उस आदमी को घसीट रहा है। ये वाली बीट पे वो आदमी उस पत्थर से बाहर पे वार किया जा रहा है। अन्या, तुमने ये सब देख लिया खून होते हुए, म्यूजिक का पीस सुनकर? कहीं अन्या ऐसा तो नहीं कि ये सब तुमने सोचा होगा, गेस किया होगा? सर, गेस नहीं किया है। इस म्यूजिक में मुझे दिख रहा है। पर आन्या म्यूजिक में खून होते हुए कैसे दिख सकता है? मैम, आन्या बीमार है इसलिए इस तरह की बात कर रही है। आप कौन है? सर, मेरा नाम लता है, मैं यहाँ की मैट्रिन हूँ। मैं आन्या को बचपन से जानती हूँ, जब से ये ऑर्फनेज में आई है। क्या बीमारी है आन्या को? सर, इसे सेनेस्थेसिया है। सेनेस्थेसिया? मैम, ये एक कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में इंसान को म्यूजिक सुनाई देता है, लेकिन ये कंडीशन में इंसान म्यूजिक सुनते सुनते विजुअल भी देखता है और म्यूजिक सुनते सुनते वीडियो जैसे दिखता है। आपके कहने का ये मतलब है कि आन्या साउंड देख सकती है? यस सर। कैसे? आप आंख बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप ड्रम बीट सुन रहे हो। लो, इमेजिन किया। आपको क्या दिखाई दे रहा है? ड्रम बीट की आवाज सुनाई दे रही है पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन सिनेस्थेसिया में इंसान म्यूजिक के साथ जरूर कुछ ना कुछ देख सकता है। जैसे किसी इंसान को देख सकता है, रंग देख सकता है, या किसी भी चीज को देख सकता है। मतलब इस म्यूजिक के पीस को सुनकर तुमने ये खून होते हुए देखा? जी। तो मुझे लगता है कि आन्या जो म्यूजिक सुन के देख रही है वो सच में है नहीं, वो उसे विजुअलाइज कर रही है। जैसे हम लोग सर सपना देखते हैं, बट सपने में जो देखते हैं हम उसे विजुअलाइज करने लगते हैं, जबकि वो वैसा होता नहीं है। सर नहीं, सर जो मैं देख रही हूँ वो हकीकत है। जो मैं देख रही हूँ वो बहुत डरावना है, जैसे मैं टीवी पे किसी का मर्डर होते हुए देख रही हूँ। और दो अलग अलग म्यूजिक पे दो अलग अलग खून होते हैं, एक पत्थर से हो रहा है और एक क्रोबार से। अन्या, दूसरे खून के बारे में बता सकती हो? ये खून कहाँ हुआ, उस खून के आसपास क्या है, खूनी कौन है, क्या कर रहा है? आसपास पहाड़ी है, एक आदमी नीचे गिरा हुआ है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। सर वो आ गया सर, वो उसे मार रहा है क्रोबार से। सर लगातार मारते जा रहा है। चेहरा नहीं देखा खूनी का। ठीक है, हम इस केस की तहकीकात करेंगे। सर, मैंने ऐसे केस के बारे में तो नहीं सुना। पर पूर्वी, जिस तरह से इतनी सारी डिटेल इस बच्ची ने हमें सब बताया है, तो शक होता है कि कहीं ये सच तो नहीं कह रही है। सर, मुझे कुछ याद आ रहा है, जैसे इस लड़की ने बताया, ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था सर। कहीं पे पत्थर से खून हुआ है। तो फिर एक काम करो, दे क्राइम ब्रांच से पता लगाओ कि ऐसे 2 केसेस हुए हैं क्या। ओके सर। सर, जैसा कि आपने बताया, ठीक वैसा ही केस 2 महीने पहले पुणे में हुआ था। उसे पत्थर से कुचलकर मार दिया गया। और सर, क्रोबार से मर्डर पनवेल में हुआ था, यही कोई 6 महीने पहले। तो उसकी फाइल्स लाई है तुम लोगों ने? यस सर, ये पुणे केस की और ये पनवेल मर्डर केस की फाइल। पनवेल, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जा सकते। मैंने खून होते हुए देखा है, आसपास पेड़ है और एक टूटी हुई बोट भी है। जो विजुअल देखा था ठीक वैसे ही है सर ये फोटो भी। मतलब जो आन्या ने बताया वो सब सच है। कमाल है सर, इन दोनों हादसों के बारे में आन्या ने म्यूजिक सुनकर आज विजुअलाइज किया, जबकि ये हादसे तो 6 महीने पहले और ये दूसरा तो
2 महीने पहले हो चुका है। ये कैसे हो सकता है? जो लड़की इस क्राइम सीन पे थी भी नहीं, उसने ये सब कुछ विजुअलाइज कैसे किया? सिनेस्थेसिया की वजह से। मैं नहीं मानती। और बाय द वे ये सिनेस्थेसिया है क्या? और इसे डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखिए, होता क्या है कि जब आप किसी खास चीज को सूंघते हैं तो उससे जुड़ी हुई तमाम यादें आपके दिमाग में आने लगती हैं। जैसे कोई खास व्यक्ति, कोई खास जगह, सब कुछ। यूँ समझिए एक तरीके से ये गंध आपकी मेमोरी को ट्रिगर करता है। लेकिन ये सिर्फ सिनेस्थेसिया की कंडीशन में ही होता है। इन केसेस में सुगंध की जगह म्यूजिक ने ले लिया। एग्जैक्टली। अब देखिए, अन्या ने एक खास तरीके का म्यूजिक सुना। उस म्यूजिक पीस में एक जगह एक खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट से उसे एक पेड़ की याद आई, तो उसने एक पेड़ विजुलाइज किया। और दूसरे इंस्ट्रूमेंट में उसे आदमी। एग्जैक्टली। बस मुझे लगता है खूनी ने इस खून की घटना को किसी खास तरीके से म्यूजिक में कन्वर्ट कर दी। मतलब जब म्यूजिक बजे तो उस घटना से जुड़ी हुई तमाम चीजें, तमाम जगह मेमोरी में ट्रिगर होने लगे। लेकिन ये सब कुछ विजुलाइज वही कर सकता है जिसे सिनेस्थेसिया की बीमारी हो, और किसी में नहीं। और यही उस ऑर्फनेज की मेट्रन ने भी बताया। आप लोगों को ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? जैसे भी है, केस को सुलझाना हमारा काम है। तो हो सकता है इस खूनी को भी ये सिनेस्थेसिया की बीमारी हो और उसी ने ये म्यूजिक रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि मर्डर और क्राइम सीन के बारे में वही जानता था। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये म्यूजिक कंपोज करके किसने अपलोड किया होगा, और उसे ढूंढेंगे कैसे सर? रेडी, इंटरनेट खोलो, देखो इंटरनेट पर ये पर्टिकुलर म्यूजिक पीसेस जो दोनों केस में हैं वो कहीं पर है क्या। सर मिल गया सर। दोनों ट्यून एक ही गाने का हिस्सा है। एक इंडी रॉक ग्रुप ने बना है। देख रहा हूँ इस इंडी रॉक बैंड वालों को यहाँ पर। है सर। ओके, आप लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहिए, मैं कुछ दूसरे काम से आती हूँ। अन्या, मेरा नाम शीतल है। मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। क्या हम बात कर सकते हैं? आनिया, देखो आन्या, आई प्रॉमिस ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सिर्फ 5 मिनट। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैम वो बहुत डरी हुई है। उस इंसिडेंट ने उसके दिमाग पर बहुत असर छोड़ा है। उसे नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त चाहिए। ओके। मुझे आन्या के बारे में यहाँ के कुछ लोगों से बातें करनी है। पॉसिबल है क्या? प्लीज। म्यूजिक ट्यून से खून? ये कैसे पॉसिबल है सर? पॉसिबल है। सिनेस्थेसिया के एक मरीज ने तुम्हारे इस म्यूजिक के पीस को सुनकर एक खून होते हुए विजुलाइज किया। समझे? तुम्हारे इस म्यूजिक के पीस में एक खून का राज छुपा है। और हमारे हिसाब से खूनी वही है जिसने ये ट्यून बनाई है। हम लोगों ने खून नहीं किया, और हकीकत तो यह है कि ये ट्यून हम लोगों ने कंपोज ही नहीं किया। ये ट्यून हम लोगों ने एक फ्री साइट से डाउनलोड की थी। कौन से साइट से डाउनलोड की? दिखाओ। देखिए सर, ये देखिए सर, ये ट्यून हमें पसंद है, इसलिए हमने डाउनलोड करके अपने गाने में डाल दी। किसने अपलोड की थी ये ट्यून इस साइट पर? सर ये गुमनाम है, एनोनिमस। एनोनिमस। हमें इस एनोनिमस को ढूंढना है। मैम ये हमारा स्टाफ है। ये है पूजा, ये है रमेश, ये आरती है। वैसे तो एनजीओ में काम करती है, लेकिन अक्सर हमारे ऑर्फनेज में आती जाती रहती है। आपसे कुछ बातें करनी थी एक्चुअली, आन्या के बारे में। क्या आप लोग मुझे आन्या के बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसे कि वो कहाँ से आई, कब आई, और ओवरऑल ऑर्फनेज में आन्या का बर्ताव कैसा है? आन्या बड़ी ही अजीब लड़की है, हमेशा डिस्टर्ब रहती है। वो यहाँ कब आई? बचपन से ही, लेकिन उसे अलग अलग 2 बार लोगों ने अडॉप्ट किया, और पता नहीं क्यों कुछ दिन रखने के बाद उसे वापस यहाँ पे आके छोड़ दिया। क्यों?
कोई वजह? उसके बुरे बर्ताव की वजह से, उसके वक्त बेवक्त झगड़ा करने की वजह से, बात बात में वायलेंट हो जाती थी। बस ये उसकी आदत बचपन ही से थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अन्य ऐसी नहीं है मैडम, ये सब गलत बोल रहा है। मैम सच में मैं यहाँ अक्सर आती जाती रहती हूँ, मैंने कभी भी आन्या को ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा है। ये सब गलत बोल रहा है। तो फिर सही बात क्या है? सच तो ये है मैडम, अन्या का बचपन बहुत ही मुश्किलों में बीता है। हाँ, इन सब चीज़ों की वजह से कभी कभी वो अजीब बर्ताव कर देती है। अजीब बर्ताव नहीं मैम, यूं समझ लीजिए अगर आन्या को किसी ने क्रॉस किया तो उसके साथ दुर्घटना होना तय है। अभी पिछले महीने ऑर्फनेज के बच्चों के साथ क्या हुआ, याद नहीं है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ बताओ? मैम पिछले महीने एक बच्चे को फूड पॉइजन हो गया था, उसी दिन उसका झगड़ा आन्या के साथ हुआ था। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो अन्या ने किया? हाँ। सोच समझ कर बात करो रमेश, बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हो अन्या पर तुम। मेट्रन, आन्या को ऑर्फनेज से 2 फैमिलीज ने अडॉप्ट किया, लेकिन उसे वापस कर दिया। इसके पीछे कोई तो वजह होगी। शायद आन्या में ही कोई खामी हो, कोई गलती हो। आई डोंट अग्री। एनीवे, आन्या के बारे में ऐसी कोई फाइल है जिसमें उसमें सारी डिटेल्स हो? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? या श्योर। ये लीजिए। थैंक यू। अब थैंक यू मेट्रन, लेकिन मुझे अभी इस वक्त निकलना होगा। क्या मैं आपको ये फाइल थोड़ी देर बाद वापस कर दूं, चलेगा? जी। हेलो, मुझे जिन जिन लोगों को सिनेस्थीसिया है ना, उन टाइप के लोगों से मिलना है और कुछ जानना है उनके बारे में। इन तीनों लोगों को सिनेस्थीसिया है। एक मिनट, आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ मैं। अब आप बताइए, आपने इस ट्यून को सुन के क्या विजुलाइज किया? मैम, मैंने एक बहुत बड़ा घास का मैदान देखा जहाँ पे गाय घास खा रही थी और सूरज साफ दिख रहा था। मैंने एक नदी देखी, वहाँ नाव थी और मैंने देखा वहाँ पे कुछ लोग आग जला के बैठे हुए थे। इंटरेस्टिंग। चलिए आखिर में आप बताइए, आपने क्या देखा? शहर देखा मैंने, एक भीड़ भाड़ वाला इलाका और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी और उसके ऊपर विज्ञापनों के लाइट्स लगी हुई। इंटरेस्टिंग। 3 डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। अच्छा है, आपने देख भी लिया और खुद अपने कानों से सुन भी लिया। 3 लोग जिन्हें सिनेस्थीसिया है, उन्होंने वही ट्यून सुनी, लेकिन 3 अलग विजुअल्स देखे। और आन्या ने इसी म्यूजिक पे खून होते हुए देखा है। एग्जैक्टली। दुनिया में ऐसा एक ही शख्स है जो इस म्यूजिक ट्यून को खून पे इंटरप्रेट करे। कौन? खुद खूनी, और वो खूनी और कोई नहीं, आन्या है। ये आप क्या कह रही थी? अन्य बेगुनाह है। देखिए एसीपी साहब, केस सबूत पे सॉल्व होता है, भावनाओं पे नहीं। और मैं भावनाओं में बहने की गलती नहीं करती। मैं ऑर्फनेज गई थी और वहां जाकर पता चला कि आन्या को 2 फैमिलीज ने अडॉप्ट किया था, लेकिन बस कुछ ही दिनों बाद उन दोनों फैमिलीज ने आन्या को वापस ऑर्फनेज छोड़ दिया। और वो 2 लोग वही थे जिसका मर्डर हुआ, जिसने आन्या को अडॉप्ट किया। मैंने आन्या को अरेस्ट कर दिया है और उसे बाल अदालत में पेश करने की तैयारी कर दी है। बिना हमें बताए, बिना हमसे पूछे आपने अन्य को अरेस्ट कैसे किया? आई डोंट नीड अ परमिशन एसीपी साहब, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। वो खूनी है और उसे सजा जरूर मिलेगी। आपने वो क्राइम सीन के फोटोज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी? ऑफ कोर्स देखिए। तो शायद ठीक से नहीं देखी आपने।
नहीं तो एक बेगुनाह को अरेस्ट नहीं करती। खूनी ने बहुत ताकत लगाई है खून करने में। एक 15 साल की बच्ची इतनी बेरहमी से 2 लोगों का खून नहीं कर सकती। आप लोग उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शीतल जी, आन्या बेगुनाह है और हम किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं देते। आन्या खूनी है और उसे सजा मिलेगी और मैंने उसे अरेस्ट कर दिया। ये मेरा डिसीजन है और ये फाइनल डिसीजन है। आप लोग बस वक्त बर्बाद कर रहे थे। और हाँ, वैसे भी मीडिया को इस केस के बारे में बात करनी है। आप लोग प्लीज मीडिया को बता दीजिएगा कि ये केस सॉल्व हो चुका है। अब केस आपने सॉल्व भी किया है तो आप ही बता दीजिए, हमें क्यों कह रही है बताने के लिए? फाइन, नो प्रॉब्लम, मैं बता दूंगी। लेकिन आप इसे मेरी चेतावनी समझ लीजिए या फिर उम्मीद करती हूँ कि आगे से आप मेरी सारी बातें मानेंगे। आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि ये केस सॉल्व हो चुका है। मैम, कौन है खूनी? खूनी एक 16 साल की लड़की है जिसका नाम आन्या है। काफी समय तक वो हम सबको बेवकूफ बनाकर आजाद घूम रही थी, लेकिन मैंने उसकी असलियत पकड़ ली। मैम, ये केस तो काफी पुराना है ना? जी हाँ, ये केस काफी पुराना था। इनफैक्ट काफी समय तक क्राइम ब्रांच के ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन सीआईडी ने जैसे टेक ओवर कर लिया, 24 घंटे में केस सॉल्व्ड। तो मैम, आप भी सीआईडी टीम का हिस्सा हैं? जी हाँ, मैंने अभी सीआईडी टीम ज्वाइन किया है एज ए सुपरवाइजर, और ज्वाइन करते ही एक दिन में केस सॉल्व हो गया। अगर ये केस काफी समय से ठंडे बस्ते में था तो सीआईडी ने पहले क्यों नहीं टेक ओवर किया इस पर? क्योंकि इस टीम में पहले मैं नहीं थी ना, इसीलिए। मगर मैम, और लोग भी तो थे ना टीम में? जी हाँ, ये लोग पिछले 20 साल से हैं और मामलों की जांच करते रहते हैं, लेकिन क्या है ना, वो कभी कभी भावुक हो जाते हैं। और किसी भी केस में भावुक होना मतलब इन्वेस्टिगेशन में रुकावट। इन्वेस्टिगेशन के लिए सिर्फ लॉजिक की जरूरत है, जो मैंने यूज की और केस सॉल्व हो गया। 1 मिनट, मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। फिलहाल ये केस अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? अभी तो बोला था केस सॉल्व हो गया। खूनी सर, अभी इस केस में बचा ही क्या है? खूनी तो पकड़ा गया। जी नहीं, खूनी अभी भी पकड़ के बाहर है। मगर मैडम तो कह रही है कि खूनी वो लड़की है। ऐसा मैडम को लगता है। हमारे तहकीकात के हिसाब से शायद वो लड़की बेगुनाह है। सर, तो फिर असली खूनी कौन है? इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बहुत जल्द सच क्या है आप लोगों के सामने आ जाए। सर, लास्ट क्वेश्चन सर। आई एम सॉरी, नो मोर क्वेश्चंस, वक्त नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई मीडिया के सामने मेरी इंसल्ट करने की? आपका ये बर्ताव रिकॉर्ड में लिया जाएगा एंड ट्रस्ट मी, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। खूनी को पकड़ने में थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि शीतल कदम कदम पे रुकावट डालने की कोशिश करेगी सर। अभिजीत, पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि अन्या जिस वक्त खून हुआ उस वक्त कहां पर थी। हमें एक टीम पुणे भेजनी पड़ेगी पूरी तरह से तहकीकात करने के लिए, और दूसरी टीम वैसे ही पनवेल में। आप सबकी जानकारी के लिए बस मैं यही बताना चाहूंगी कि अन्या को सिनेस्थीसिया है और खून भी उसी ने किया है। उसने हमें काफी समय तक अंधेरे में रखा, लेकिन हमने उसे अब पकड़ लिया है और बहुत जल्द उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश करने की तैयारी की है। देखिए, 23 फरवरी को शाम के 4 और 7 बजे के बीच अन्या कहाँ पर थी? यूजुअली बच्चे शाम को बाहर निकलते हैं खेलने के लिए और 9 बजे तक अंदर आ जाते हैं। तो क्या अन्या ऑर्फनेज में थी या कहीं बाहर गई थी? नहीं सर, अन्या ऑर्फनेज में ही थी, कहीं बाहर नहीं गई थी। ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है? इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरी इजाजत के बिना कोई भी बच्चा बाहर नहीं जा सकता। मगर कभी कभी अन्या कई घंटों के लिए ऑर्फनेज से गायब रहती थी, वो भी तो बताओ इनको। सर, ये झूठ बोल रहा है क्योंकि ये अन्या से जलता है। मैं क्यों जलने लगा अन्या से? तो फिर उसकी चुगली क्यों कर रहे हो? हमें अन्या ने बताया कि यहाँ पे कुछ लोग उससे जलते हैं। सर, मैं सिर्फ आप लोगों को अन्या के बारे में जानकारी दे रहा था। तो फिर ये भी बताओ ना कि पिछले साल अन्या ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की थी। इनके खिलाफ क्यों? सर, ये ऑर्फनेज के लड़कों को मारता पीटता था। अन्या ने कंप्लेन की थी इसके खिलाफ, सस्पेंड भी हुआ था। तब से ही अन्या से नफरत करता है सर, ये ऑर्फनेज के लड़कों को मारता पीटता था। अन्या ने कंप्लेन की थी इसके खिलाफ, सस्पेंड भी हुआ था। तब से ही अन्या से नफरत करता है सर। एक बात बताओ, अन्या को म्यूजिक पीस
सुनने के लिए किसने कहा था? तो इसने हाँ सर, अन्या को म्यूजिक बहुत पसंद था। बहुत बार मैंने उसे अलग अलग गाने सुनते हुए देखे थे, इसलिए मैंने उसे वो म्यूजिक सुनने दे दिया। अब मुझे क्या पता था इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे आप लोगों में से कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना जानता है? सर मैं पियानो बजाती हूँ। सर मैं भी पियानो बजाती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, जिस दिन पुणे में खून हुआ था उस दिन आप लोग कहाँ थे? हम सब कुछ बच्चों को लेकर पुणे गए थे। तो आप लोग उस दिन पुणे में ही थे? क्या था पुणे में? वहाँ पर एक इवेंट था इसलिए। सर ये सारे के सारे शरीफ होने का नाटक कर रहे हैं। काम करते हैं, इन सब के कंप्यूटर चेक करो, देखो क्या किसी ने वो म्यूजिक का पीस बनाया और अपलोड किया है, क्योंकि जिसने भी ये म्यूजिक पीस बनाकर अपलोड किया है ना, वही खूनी हो सकता है। ये लड़की ये यहाँ पर 2 महीने पहले आई थी। हाँ मैम, ये 2 महीने पहले एक एनजीओ ने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, तो उसी इवेंट में डांस करने आई थी। इसने बहुत अच्छा डांस किया था सर। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड गर्ल। और उसी दिन यहाँ आसपास एक खून भी हुआ था। खून तो हुआ था सर, लेकिन जिस जगह पे खून हुआ था वो यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पे है। और ये इवेंट उस दिन कितने बजे शुरू हुआ था? 5 बजे शुरू हुआ था और रात करीब 8 बजे खत्म हुआ था सर। अच्छा आप लोग को याद है ये लड़की पूरा समय इवेंट पे ही थी या कुछ समय के लिए गायब भी हुई थी? ये लड़की 6 बजे स्टेज पे आई थी और इवेंट खत्म होने तक स्टेज पे ही थी। सर मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से खून 3 से 6 बजे के बीच ही हुआ है। ये देखो, ये वो जगह है जहाँ पे खून हुआ था और इस जगह पे इवेंट था। यहाँ से यहाँ पहुँचने में कम से कम 1 घंटा लगता है। सर हो सकता है आन्या दोपहर को ही निकल गई हो खून करके, फिर उसने इवेंट ज्वाइन कर लिया। अरे नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इवेंट शुरू होने से पहले आफ्टरनून में रिहर्सल थी और वो लड़की वहाँ पर 4 बजे तक थी। इसके बाद 5 बजे से बैक स्टेज पर सारे स्टूडेंट इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। 4 बजे रिहर्सल पे थी वो जी। 5 बजे बैक स्टेज। यस। जैसे कि आपने कहा कि 6 बजे वो स्टेज पे थी। अगर ऐसा है तो आन्या खून कैसे कर सकती है? हाँ सर। अगर खून आन्या ने नहीं किया तो फिर खून किया किसने? सारे रिपोर्ट्स और एविडेंसेस को स्टडी करने के बाद मुझे लगता है कि अन्या निर्दोष है। आपको कोई ऑब्जेक्शन है? नो योर ऑनर। लेकिन सर ये सिर्फ पुणे मर्डर केस के एविडेंस और रिपोर्ट्स हैं। पनवेल मर्डर केस में निर्दोष साबित करने के लिए कोई एविडेंस और कोई रिपोर्ट्स नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अन्या ऑर्फनेज से बाहर निकल गई और मर्डर किया उसने फिर वापस चली गई। इट कैन बी पॉसिबल, राइट सर? आपके पास अगर कोई सबूत है तो प्लीज पेश करें, जिससे ये साबित हो सके कि जब खून हुआ तब अन्या पनवेल में थी। देखिए, एविडेंसेस और विटनेसेस के अभाव में ये केस डिसमिस कर दिया जाता है। अन्या को प्लीज छोड़ दिया जाए। हाँ फारूक, क्या पता चला? हाँ बस समझ लो, इस केस की चाबी मिल गई। और शीतल ने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था कि सिनेस्थीसिया के 2 अलग अलग मरीज एक ही जैसा म्यूजिक सुनने के बाद अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। हाँ लेकिन बॉस, मैंने अपने दोस्त से जानकारी की जो इस मामले का एक्सपर्ट है। उसने मुझे कुछ अलग ही बात बताई। नई बात क्या पता चली सर? ऐसे 2 मरीज जो सिनेस्थीसिया के ही पेशेंट हैं, एक जैसा म्यूजिक सुनने के बाद भी एक जैसा रिएक्ट करते हैं। ये हो कैसे सकता है सर? हो सकता है पूर्वी, अगर 2 मरीजों के बीच में खून का रिश्ता हो तो हो सकता है। बस शीतल ने जो बताया वो भी सही था, लेकिन पूरी तरह से सच नहीं था। कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी होता है जैसा मेरे दोस्त ने बताया। हाँ, मगर दोनों मरीज एक ही परिवार के हों तो। चाचा, ताऊ या भाई भी हो सकते हैं? नहीं, इमीडिएट फैमिली मेंबर ही होना चाहिए, जैसे माँ बाप, भाई बहन। वो क्यों? ऐसा इसलिए फ्रेडी क्योंकि एक जेनेटिक बीमारी है। बस मैंने मेडिकल जर्नल में से कुछ आर्टिकल्स निकाले, आइए आपको दिखाता हूँ। और भी कोई है जो अन्या जैसे उन दोनों ट्यून्स के ऊपर वैसा ही विजुअल देखता है जो अन्या देखती है? मैं आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं? आप लोगों ने मुझे जेल जाने से बचा लिया। हमने सिर्फ वही किया जो हमारी ड्यूटी है, गुनहगारों को सलाखों के पीछे और बेगुनाहों को आजादी।
पर गुनहगार है कौन? तुम्हारा कोई रिश्तेदार। मेरा फैमिली मेंबर? आन्या, जो कि जिस तरह के विजुअल्स तुम्हें आ रहे हैं उस तरह के विजुअल्स उसी को आ सकते हैं जिसके साथ तुम्हारा खून का रिश्ता हो, और उसी ने ये इस तरह का म्यूजिक बनाया। पर सर मेरा फैमिली मेंबर कैसे हो सकता है? मैं तो अनाथ हूँ ना। है कोई जिसे तुम नहीं जानते? तो जानना भी नहीं चाहती। बचपन से मेरा सपना था कि मेरे परिवार वाले आएंगे और मुझे अपना के लेके जाएंगे, हम खुशी खुशी साथ रहेंगे। और अब आप लोग बोल रहे हो वो कोई खूनी है। हम तुम्हें बस वही बता रहे हैं जो हकीकत है। सर ये आन्या के नाम का पैकेज आया है, दरवाजे के बाहर रखा था। पेन ड्राइव पंकज, मुझे घर दिखाई दे रहा है, बहुत बिजली खड़क रही है, कोई औरत घर के अंदर भाग रही है और एक झूला भी है वहां। कोई उस औरत के पीछे क्रोबार लेके भाग रहा है। और क्या? वो उसे क्रोबार से मारा। किस औरत को मार रहा है? पता नहीं। पर इसमें तो एक नोट भी है। आन्या, ये तुम्हारा फ्यूचर है। इसमें जो हुआ है ठीक तुम्हारे साथ वैसे ही हो, और इसे कोई नहीं रोक सकता। इस म्यूजिक के हिसाब से जो आन्या ने देखा, कोई उस औरत को मारने वाला है, और एक घर है, घर के सामने एक बिजली कड़क रही है और झूला है। और सर खूनी ने खून क्रोबार के साथ किया। अभी तक हमें लगता था कि खूनी पहले खून करता है और फिर म्यूजिक बनाता है, पर यहाँ तो उल्टा है। पहले एक खूनी मर्डर प्लान करता है, फिर म्यूजिक बनाता है और फिर म्यूजिक के हिसाब से खून करता है। मुझे मरना नहीं है, प्लीज मुझे बचा लो। आन्या घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। सबसे पहले उस खूनी को ढूंढना होगा किसी भी हाल में। अगर खूनी आन्या के परिवार वालों में से कोई है तो उसे ढूंढेंगे किसे? ढूंढने के लिए हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि 16 साल पहले आन्या को ऑर्फनेज में लेके कौन आया था। शायद उसे पता हो आन्या के परिवार के बारे में। आपको कुछ याद है कौन था वो जो आन्या को यहाँ छोड़ गया था? नहीं, याद तो नहीं है। 16 साल पहले कोई उसे बाहर छोड़कर चला गया था। शीतल जी का फोन, वीडियो कॉल कर रही है। हेलो। मैंने बस यही बताने के लिए आपको फोन किया कि वो लड़की खूनी है। वक्त बर्बाद मत कीजिए और प्लीज उसे गिरफ्तार कर दीजिए। शीतल जी, कोर्ट ने फैसला सुना दिया और कोर्ट का फैसला क्या है वो आपने भी सुना। इस कोर्ट के चक्कर में आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। प्लीज आप लोग गलत हैं और आपको ये बात मान लेनी चाहिए। सर ये वही घर है। वही घर? कौन सा घर? मैंने जो अभी देखा ना, वो जहाँ खून होने वाला है, वो पेड़, झूला, वो यही था सर। वो किस जगह की बात कर रही है लड़की? शीतल जी, इस वक्त आप कहाँ पर हैं? मैं इस वक्त अपने घर के बाहर हूँ। और कहाँ? आपकी जान को खतरा है। क्या बात कर रहे हैं आप ऑफिसर? मेरी जान को खतरा है, मुझे कौन मारेगा? देखिए शीतल जी, खूनी ने आपको मारने के लिए म्यूजिक कंपोज किया है जिसे उसने हमें भेजा है, और उस म्यूजिक के हिसाब से आपके घर की लोकेशन। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप ऑफिसर? मुझे डराने के लिए आप सब कह रहे हैं ना, और प्लीज मैं डरने वाली नहीं हूँ। और ये सब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं आपके केस के खिलाफ हूँ ना? शीतल जी, इसके बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अभी इमीडिएटली घर के अंदर जाइए, खिड़की दरवाजे सब अंदर से बंद कीजिए, और जब तक हम लोग वहाँ पे नहीं पहुँचते आप प्लीज किसी के लिए दरवाजा मत खोलिएगा। मतलब? मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अभी मैंने आपसे जो कहा वो कीजिए प्लीज, जल्दी।
मना क्यों कर रहे हो तुम जानते नहीं इसका नतीजा क्या होगा। आई एम अ कॉप, तुम कानून से दूर नहीं भाग सकते। कौन हो तुम? शीतल जी आप ठीक है? आम ओके ऑफिसर। आरती तुम? सर मैं भी पियानो बजाती हूँ। शीतल जी हमने आपसे पहले ही कहा था आन्या खूनी नहीं है। आई एम सॉरी ऑफिसर, मुझे आप लोगों की बात समझनी चाहिए थी। मैं अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और आप अपने तरीके से। हम दोनों अपनी ड्यूटी कर रहे थे ऑफिसर, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे करियर में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा जजमेंट गलत निकला। वो ठीक है, आपके सर पे चोट लगी है। ओके। फ्रेडी एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। शीतल जी पे हमला क्यों किया तुमने? अपनी बेटी को बचाने के लिए। कौन सी बेटी को बचाने? आन्या को। आन्या मेरी बेटी है और शीतल उसको जेल भेजने पर तुली थी, इसीलिए मैं उसको सबक सिखाना चाहती थी। और खून क्यों किया? 17 साल पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे पति मुझे मेंटल असाइलम में छोड़ दिए क्योंकि मैं दिमागी तौर से बीमार थी। वहां मैं 15 साल रही। मगर क्या? मगर मेरे पति ने मेरी ममता का गला घोट दिया। कैसे? आन्या वहां पैदा हुई, पर उसे मुझसे छीन लिया गया। 15 साल बाद जब मैं बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरे पति मर चुके हैं, पर आन्या कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं था। वो जिंदा भी है या नहीं ये भी मैं नहीं जानती थी। मैंने कई ऑर्फनेज में ढूंढने की कोशिश की उसे, पर वो कहीं नहीं मिली। आन्या के बारे में कैसे पता चला तुम्हें? 6 महीने पहले जब मैं इस ऑर्फनेज में आई तो मुझे आन्या की केस फाइल मिली। मुझे पता चला कि आन्या को 2 लोगों ने अडॉप्ट किया और फिर उसे वापस छोड़ दिया। पर जैसे ही मुझे पता चला कि आन्या को सिनेस्थेसिया है और वो सब कुछ देख सकती है जो मैंने म्यूजिक पे प्लान किया था, तो मुझे रियलाइज हो गया कि आन्या मेरी बेटी है, इसीलिए मैंने उन दोनों को मार दिया। मुझे उन लोगों से नफरत है जो अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और फिर वापस उन्हें छोड़ देते हैं। मैं आन्या को मिलकर सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन आप लोगों की तहकीकात की वजह से मैं रुक गई, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग आन्या पे शक करेंगे। इसीलिए मैंने लेटर भेजकर आप लोगों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने मेरे प्लान को चौपट कर दिया। जिस बेटी को पाने के लिए तुमने 2 लोगों को जान से मार दिया, अब जिंदगी भर उस बेटी से दूर रहना पड़ेगा तुम्हें, सलाखों के पीछे, काल कोठरी में।